आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमद राजीव दीक्षित जी का स्वागत एवं माल्यार्पण करने हेतु मैं स्वास्थ्य कल्याण संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एस अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करूंगा कि वे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, जो कि नर्सिंग कॉलेज के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा। सभी अध्यापक साथियों, इस पूरे परिसर को संचालित करने वाले सभी सम्माननीय संचालक मित्रों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से श्री कौशल किशोर जी का, जिन्होंने ये आयोजन किया और मुझे आपसे भारत और यूरोप की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बात करने का समय दिया। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारत और यूरोप दोनों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग मुझे 10-12 वर्ष हो गए। इन 10-12 वर्षों में भारत और यूरोप के बारे में जो भी कुछ अध्ययन करने की मैंने कोशिश की, उसके लिए कुछ दस्तावेज जुटाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, और वो दस्तावेज सिर्फ भारत से ही नहीं, यूरोप के भी कई देशों से लिए। धीरे धीरे दस्तावेजों की संख्या लगभग 50,000 हो गई। उनका अध्ययन और अभ्यास करके मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति है और यूरोप की जो चिकित्सा पद्धति है, दोनों में काफ़ी कुछ भिन्नता है। दोनों अलग अलग हैं, और ये भिन्नता जो है वो एक विशेष कारण से है, और वो कारण ये है कि भारत की जो प्रकृति है, भारत का जो पर्यावरण है, भारत का जो वातावरण है, वो यूरोप की प्रकृति, यूरोप के पर्यावरण और वातावरण से बिल्कुल अलग है। एक देश अगर पूर्व का है तो दूसरे पश्चिम के हैं। अगर गणित से कहें तो 180 डिग्री का अंतर है। ये जो भिन्नता है भारत में और यूरोप में, यही भिन्नता जीवन के हर क्षेत्र में है। भारत एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है। समशीतोष्ण का अर्थ होता है जहाँ ना ज़्यादा बहुत गर्मी पड़े, ना ज़्यादा बहुत सर्दी हो, ना ज़्यादा बरसात हो, जो भी कुछ हो वो सब समान हो। गर्मी, सर्दी, बरसात, हेमंत, शिशिर, शरद, जो भी ऋतुएं आए, जो भी जलवायु हो, वो एक जैसी हो, समान हो, अति भी ना हो और कमी भी ना हो। ऐसे देशों को समशीतोष्ण कहा जाता है। भारत के बारे में दुनिया के सभी जो विशेषज्ञ हैं मौसम विज्ञान के, वो मानते हैं कि ये समशीतोष्ण देश है। यूरोप के बारे में सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि यूरोप में 2 ही मौसम होते हैं, एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड का अर्थ है जब तापमान 0 डिग्री के आसपास हो या 0 से लेके 4-5 डिग्री के बीच में रहे। भयंकर ठंड का मतलब है जब तापमान 0 से नीचे हो और -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। कभी कभी तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, वहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए। अब जरा सोचिए, कोई देश ऐसे जहाँ पर न्यूनतम तापमान -40 हो जाए और कोई देश ऐसा जहाँ का अधिकतम तापमान +50 हो जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपका शरीर जो है ना, वो तापमान के हिसाब से अपने आप को बदलता है, या शरीर की कुछ प्रणालियां ऐसी हैं जो शरीर को तापमान के हिसाब से व्यवस्थित करती रहती हैं। यूरोप के लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ता है, और सर्दी भी ऐसी होती है जिसमें 3-3 महीने लगातार बर्फ़ गिरती रहे, बर्फ़ सड़कों पर जमा रहे,
खेतों में बर्फ पड़ी रहे, तालाबों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे, छतों पर बर्फ हो, गलियों में बर्फ हो, नालियों में बर्फ हो, हर जगह बर्फ। और वहाँ की सरकार का 3-4 महीने तक तो मुख्य कार्यक्रम ही ये है बर्फ को सड़कों से हटाना। उसके लिए बड़े बड़े बुलडोज़र होते हैं, वो बुलडोज़र रात दिन एक ही काम करते हैं। यूरोप में कभी भी आप जाएंगे तो सभी घरों में लगभग 2 दरवाजे होते हैं, एक तो सड़क पर खुलता है और एक छत पर खुलता है। ये सड़क वाला दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो छत वाला दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता है। कब बंद होता है? कभी कभी यूरोप में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि सड़क पर दरवाजे की कुल ऊंचाई के बराबर बर्फ जम जाती है। गाड़ियां जो होती है ना, कारें, वो बर्फ के नीचे दब जाती हैं, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, और निकल आई तो स्टार्ट होना और भी मुश्किल है। ऐसे हाल उनके हर साल होते हैं। आप थोड़ी कल्पना करो, आप तो जयपुर में रहते हो, कभी कभी जयपुर का तापमान 0 डिग्री के आसपास आ जाता है। जब चुरू का तापमान 0 के आसपास हो तो जयपुर भी लगभग वैसा ही हो जाता है। आप जरा सोचो क्या हाल होता है। 15 दिन तक हमारे देश में कोई काम ही नहीं होता है, कभी कभी 20 दिन हो जाते हैं। जब भारत के कुछ पूर्वी और उत्तरी इलाकों का तापमान 5 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री के आसपास आ जाए, हवाई जहाज उड़ना बंद कर देते हैं। 20-25 दिनों तक फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं या पोस्टपोन होती रहती है। इतना फॉग होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, 1 मीटर आगे का कुछ पता नहीं चलता है, गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है, हाईवे पर जाना मुश्किल हो जाता है। सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आधी से भी कम हो जाती है। स्कूल कॉलेजों की उपस्थिति घट जाती है। घरों में मैंने देखा है कि सब काम ठप पड़ जाते हैं। बस एक कोयले की अंगीठी जलाओ या हीटर जलाओ, उसके चारों तरफ बैठकर तापते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि ये ठंड कब जाए कब जाए। ये तो थोड़े समय के लिए होता है भारत में, मुश्किल से 15-20 दिन, तब हमारा ये हाल हो जाता है। तो जरा यूरोप की कल्पना करो जहां महीनों महीनों यही हाल होता है। ये भिन्नता है हमारे में और यूरोप में, और ये भिन्नता किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, प्रकृति की दी हुई है, प्रकृति की पैदा की हुई भिन्नता है। एक और भिन्नता है, हमारे भारत के बारे में सारी दुनिया के मौसम विज्ञानी एक बहुत बड़ी बात करते हैं, जो शायद आप जानते हो तो अच्छा है, नहीं तो हमेशा याद रखें इसको। दुनिया के सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 16 तरह की जलवायु है, 16 तरह के मौसम है। इनको तकनीकी भाषा में 16 क्लाइमेट जोन्स कहा जाता है। और सारे मौसम विज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में 200 देश हैं, इनमें अलग अलग ये 16 तरह की जलवायु हैं या 16 तरह के मौसम हैं, लेकिन भारत अनोखा ऐसा देश है जहां सारी की सारी 16 जलवायु एक साथ मिलती है। हाँ, और भारत को छोड़ दुनिया के मौसम विज्ञानी कहते हैं कि मौसम के हिसाब से, पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से दुनिया में कोई विशेष देश है, यूनिक है, तो वो ये भारत देश है। ये क्लाइमेट जोन्स पता है कैसे होते हैं? टेम्परेचर के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। एक टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री से 10 के बीच में, दूसरा मान लिया 10 से 20 के बीच में, तीसरा 20 से 30 के बीच में, चौथा फिर उसके आगे, फिर 0 के नीचे। इस तरह से फिक्स किए गए हैं क्लाइमेट जोन्स। तो सब मौसम विज्ञानी कहते हैं कि भारत में लगभग सभी तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं। और इसको मूर्त रूप में मैं कहूँ, ये तो अमूर्त बात हुई, कुछ मूर्त बात अगर कहूँ तो अगर आप भारत में अफ्रीका के रेगिस्तानी जलवायु को देखना चाहें तो राजस्थान के जैसलमेर में आ जाइए, आपको अफ्रीका का रेगिस्तान वहाँ दिखाई दे जाएगा।
अगर आप भारत में स्विट्जरलैंड की बर्फ गिरती हुई देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर में चले जाइए, उत्तरांचल में चले जाइए, आपको वो दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस भारत में धूल भरी आंधियां जो कभी चला करती हैं ब्राजील में, मैक्सिको में साल के कुछ महीने, वो देखना चाहें तो उत्तर और मध्य भारत के बहुत सारे स्थानों पर दिखाई दे जाएंगे। जो आप भारत में भयंकर बारिश का कोई क्षेत्र देखना चाहें, जैसे अमेज़न के आसपास का है लैटिन अमेरिका में, तो वो भारत में आपको कर्नाटक में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, जहां साल में 8 महीने बारिश होती रहती है। और साल के 3 महीने तो ऐसी बारिश होती है कि पानी रुकता ही नहीं है। कर्नाटक में एक इलाका है जिसको कुर्ग कहते हैं, वहां 3 महीने बारिश ऐसी होती है कि रुकेगी नहीं, हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी। ऐसा ही वातावरण ब्राजील में है, मैक्सिको में है, अमेज़न नदी के आसपास के जो जंगल है ना, जिनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है दुनिया में, वो अगर भारत में देखना हो तो गोवा है, कुर्ग है कर्नाटक का, थोड़ा बहुत इलाका हो तो चेरापूंजी चले जाओ, बंगाल आसाम के आसपास आ जाओ। और अगर भयंकर सूखे वाला देखना हो, जहां साल में 2 इंच भी बारिश ना हो, तो वो देखना हो तो गुजरात चले जाओ। कच्छ नाम का एक जिला है जहां मुश्किल से 2 इंच बारिश होती है। वैसे तो राजस्थान में भी कुछ जिले हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए 100 साल पुराने। मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी मौसम आपको देखना है तो भारत में उपलब्ध है। मैं पिछले 7-8 वर्षों से राजस्थान आता हूं। थोड़ा माइक्रो लेवल पे मैंने देखा तो भारत के सारे मौसम राजस्थान में भी उपलब्ध है। भयंकर ठंड, चुरू जिंदाबाद, भयंकर गर्मी, उसके लिए भी चुरू जिंदाबाद, +50 चला जाएगा। बहुत बारिश देखनी हो तो कोटा और आसपास देख लो, बिल्कुल सूखा देखना हो तो जैसलमेर और बीकानेर की तरफ चले जाओ। माने भारत तो दुनिया में और भारत में राजस्थान, ये है कुछ हमारे देश के बारे में अलग बात जो यूरोप में नहीं है। यूरोप में कोई 2 देश ऐसे नहीं है जहां पर एक साथ आपको सभी मौसम दिखाई दें। इसलिए यूरोप वाले कुछ मामलों में बहुत गरीब हैं, और उनकी गरीबी यही है कि मौसम उनको अनुकूल नहीं मिला है। अब मौसम की प्रतिकूलता है वहां पर, भयंकर प्रतिकूलता है। उसी प्रतिकूलता में वो बेचारे हजारों साल से जिंदा हैं, तो उनको जिंदा रहने के लिए 2 तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। एक तो मौसम के साथ, जलवायु के साथ, दूसरा अपनी जिंदगी को टिकाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए। भारतवासी इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको मौसम के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता ज़्यादा। यहाँ तो बड़ा संघर्ष जिंदगी को चलाए रखने का ज़्यादा है। यूरोप के जिन नागरिकों को हजारों साल से मौसम से लड़ना पड़ रहा है, वो लोग भी वैसे ही हो गए हैं जैसे उनका मौसम है। उनका मौसम माने ठंडा और भयंकर ठंडा, ऐसे ही वो लोग हैं, बर्फ जैसे ही हो गए। मैंने एक बार मेरे ऊपर एक छोटा सा प्रयोग किया था। बर्फ की 4 सिल्लियां मंगाई और चारों तरफ लगा के मैं बीच में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर बर्फ जैसा ही होता जा रहा है। पैर के घुटने एकदम कड़क हो गए, पाँव की उंगलियां कड़क हो गई, हिलाना भी मुश्किल, हाथ पैर की उंगलियां कड़क हो गई। फिर मैंने कहा थोड़ी देर लेट के देख लो, तो लेट गया तो सिर ऐसा ठंडा हो गया जैसे लगे कि बर्फ बांध दी हो किसी ने सिर पर। तब मैंने महसूस किया कि मैं तो 1 घंटे में परेशान हो गया बर्फ की सिल्लियों के बीच में बैठकर और लेटकर। बेचारे यूरोप वालों का सोचो, जो हजारों साल से बर्फ चारों तरफ है और उसी में बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, और वही उनकी जिंदगी है। थोड़ा आगे बढ़ें। भारत की और यूरोप की भिन्नताओं में से एक भिन्नता और है कि यूरोप में चूंकि बर्फ बहुत है, ठंडी बहुत है, इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक नहीं है वहां पर। भारत एक ऐसा देश है जिसको भगवान ने ऐसा कोई वरदान दे रखा है जहां हर दिन सूर्य का प्रकाश होता है।
इस देश में साल में मुश्किल से 2 या 3 दिन ऐसे जाते हैं जब सूर्य ना दिखाई दे, लेकिन सूर्य की तपन बराबर रहती है, आंच बराबर महसूस होती है। सूर्य नहीं दिखे तो बात अलग है, उसकी गर्मी का एहसास हम बराबर कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं होता। यूरोप में कई कई महीने ऐसे होते हैं जब सूर्य ही दिखाई नहीं देता, और जिस दिन उनको सूर्य दिख गया उस दिन वो पागल हो जाते हैं सबके सब। हाँ, और वही दिन उनका संडे हो जाता है, सूर्य का दिन, और उस दिन वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं, क्योंकि आज की सुबह बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, हजारों साल से है, अगले हजारों साल रहने वाला है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश भरपूर है, यूरोप में बहुत ही कम है। अगर आप ग्रीनलैंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो ऐसी बुरी हाल है, 8 महीने 9 महीने सूर्य लगातार दिखने को मिलेगा ही नहीं, इतना बुरा हाल है उस इलाके का। अब आप जरा थोड़ा गंभीरता से सरल बातें समझने की कोशिश करो। जिस देश में सूर्य का प्रकाश भरपूर होगा वहां पर पेड़ पौधों की प्रजातियां बहुत होंगी, और जिस देश में सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा वहां जमीन में से कुछ घास का तिनका भी पैदा नहीं होगा। आप जानते हैं, भूमि में कितना भी अच्छा बीज डालो, कितनी भी अच्छी खाद लगाओ, कितना भी सुंदर से सुंदर व्यवस्था करो उसकी, और कितनी भी अच्छी व्यवस्था करो पानी की, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश नहीं हो और गर्मी ना मिले तो बीज में से अंकुरण नहीं होता। यूरोप की कल्पना करो, जहां खेतों में महीनों महीनों बर्फ जमी रहे, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उग सकता। तो इसलिए यूरोप के देशों में पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते, अर्थात पेड़ पौधों में विविधता नहीं होती, अर्थात वहाँ के जंगलों में बहुत किस्म के पेड़ पौधे नहीं मिलते। ले दे के 2-4 तरह के वृक्ष यूरोप के सभी देशों में दिखाई देते। कभी कभी तो इतना तकलीफ हो जाती है कि यूरोप का एक देश छोड़ के दूसरे में घुस गए, पता ही नहीं चलता कि देश बदल गया, जब तक कि कोई बोले नहीं और समझ में नहीं आए कि ये भाषा फ्रेंच से अब जर्मन हो गई है, जर्मन से इटालियन हो गई है, इटालियन से डच हो गई है, डच से पोर्चुगीज हो गई है, फिर स्पेनिश हो गई है। तब पता चलता है कि जी हमने देश बदल दिया, वरना पेड़ों को देखकर, मनुष्यों को देखकर पता ही नहीं चलता कि हमने देश बदल दिया। पेड़ पौधे उनके यहाँ बहुत ही कम है, अर्थात अंग्रेजी का एक शब्द बायोडाइवर्सिटी उनकी बहुत खराब है, या बहुत पुअर है, या वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत गरीब है। भारत देश में इसका उल्टा है, सूर्य का प्रकाश भरपूर है, मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, यूरोप की मिट्टी भी अच्छी नहीं है। आप जरा सोचो, अगर किसी मिट्टी पर महीनों महीनों बर्फ पड़ी रहे तो वो मिट्टी न रह के पत्थर हो जाएगी, और उस पत्थर में से कुछ भी उगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ की मिट्टी भी पत्थर जैसी है, यहाँ की मिट्टी एकदम नरम है, मक्खन के जैसी। भारत में कई क्षेत्रों की मिट्टी तो ऐसी है कि नंगे पांव आप खेतों में चले जाओ, घुटने तक का पैर मिट्टी में अंदर धंस जाता है, इतनी नरम, इतनी कोमल, इतनी मुलायम। अगर मिट्टी नरम है तो बारिश के पानी को ज्यादा पकड़ेगी, मिट्टी नरम है तो सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाएगा, मिट्टी नरम है तो हवा भी अंदर तक आएगी। तो हर पेड़ के पौधे की जड़ को या बीज को भरपूर मात्रा में बारिश का पानी मिल जाता है, सूरज की धूप भी मिल जाती है, और हवा भी मिल जाती है। तो उनकी जो बढ़त है, ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी होती है। यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो वहाँ की मिट्टी भी कड़क है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पेड़ पौधे बहुत कम हैं, जैव विविधता बहुत कम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। अब जरा सोचो, जिन देशों में पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो वहाँ जड़ी बूटियाँ भी कम होंगी, क्योंकि जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधों का ही हिस्सा है। तो जिन देशों में पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ की जड़ी बूटियाँ कम होंगी, और अगर जड़ी बूटियाँ बहुत कम हैं तो वहाँ आयुर्वेद नहीं होगा।
वो कितनी भी ताकत लगा लें, वहाँ आयुर्वेद नहीं होगा। अगर उनको अपने यहाँ आयुर्वेद चलाना है तो वो भारत की मदद से ही चलेगा। उनकी अपनी ताकत नहीं है उन जड़ी बूटियों को पैदा करने की। हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहते हैं, देखो राजीव भाई, यूरोप में आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है भारत से ले जाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर, या भारत के पड़ोसी देश चीन से मंगाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर। आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे, यूरोप और अमेरिका के सभी देश एक साल में 2500 अरब डॉलर की जड़ी बूटियां भारत और चीन से खरीदते, क्योंकि उनके यहाँ वो होती नहीं है। होगी कहाँ से? उसको होने के लिए जो मौसम की अनुकूलता चाहिए वो उनके पास है नहीं। तो जड़ी बूटियां होंगी नहीं तो उस देश में आयुर्वेद कहाँ से आएगा? उस देश में चरक संहिता कैसे लिखी जाएगी? तो आप ये मान लो कि मौसम ने उनको बेगाना बना दिया, गरीब बना दिया। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में हमको दिखाई देता है। अब भारत में आ जाएं, यहाँ वो सब कुछ है। मौसम की अनुकूलता है, प्रकृति की अनुकूलता है, ईश्वर की कोई विशेष कृपा है जो इसी देश में 16 जलवायु हैं। ये सब होने से हमारे यहाँ बहुत कुछ होगा, जड़ी बूटियाँ होंगी। एक बार क्या हुआ, मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। इसका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और सबसे अच्छा सुंदर वर्णन इसका रघुवंशम में है, कालिदास ने किया है, गंधमार्दन पर्वत। तो जहाँ ये गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में है, मैं वहीं गया था। जिस गांव में है उसी गांव में गया था, और वहाँ मेरी एक सभा हुई थी। मैंने उस गांव के सरपंच को पूछा कि भाई, ये गंधमार्दन पर्वत बड़ा मशहूर है, भारत के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, जरा बताओ इसकी विशेषता क्या है? तो उसने कहा कि साहब, इसकी एक विशेषता ये है कि इस एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां हैं। मैंने कहा नाम मालूम है? उसने कहा 16,000 के तो नहीं मालूम है, 500-600 के तो बता सकता। फिर मैंने कहा किसको मालूम है? तो कहता मेरे दादाजी को 1000-1200 का मालूम है। दादाजी के दादाजी मिल गए तो शायद 2-2,500 का मालूम हो जाएगा। लेकिन एक ही गांव के छोटे से एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां। तो मैं वहीं नजदीक में एक जिला है, वो जिले का नाम है कालाहांडी, भवानीपट्टनम उसका जिला केंद्र है। दौड़कर गया और वहाँ के जितने भी बॉटनी के प्रोफेसर्स थे सबको मैं मिला। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है। एक एक प्रोफेसर बोलता है कि मैंने लिस्टिंग किया है, तो कोई प्रोफेसर के पास 2,500 जड़ी बूटियों का लिस्टिंग है, किसी के पास 3,000 का है। एक प्रोफेसर ने कहा मैं 40 साल से काम करता हूँ, उनके पास कुछ 7-7,500 जड़ी बूटियों की लिस्ट है। क्या क्या गंधमार्दन पर मिलता है, और उनकी इच्छा है कि मैं सबका लिस्टिंग करूं 16,000 का। लेकिन वो कहते हैं कि शायद 2 जन्म इसमें लग जाएंगे, एक जन्म में ये होने वाला नहीं है। आप सोचो, गंधमार्दन पर्वत एक भारत के जिले के एक गांव के नजदीक का छोटा सा पहाड़, वहां पर इतनी जड़ी बूटियां, तो संपूर्ण भारत का जो मुकुट है हिमालय, उसकी कल्पना करो। भारत के बहुत सारे पादप विशेषज्ञ, पौधों के विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, तो उनका कहना है कि राजीव भाई, कम से कम 84-85 हजार जड़ी बूटियां तो हिमालय में मिल ही जाएंगी। मैंने पूछा अधिक से अधिक कितनी बताओ? तो उन्होंने कहा वो अभी कैलकुलेशन संभव नहीं है, हमारी इमेजिनेशन काम नहीं करती, कल्पना शक्ति काम नहीं करती। एक बार मैंने सोचा कि संपूर्ण भारत देश के 10 करोड़ विद्यार्थियों को एक बड़े प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाए कि तुम्हारे गांव और आसपास में जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी लिस्ट बनाओ, तो शायद 2-4 साल में पूरी लिस्ट बनकर आ जाए। लेकिन 10 करोड़ विद्यार्थी इसमें लगें तो ऐसे ही नहीं आएगी। कितना बड़ा काम है जो अभी तक करने के लिए बाकी पड़ा है, और हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। शायद इसलिए नहीं कि भगवान ने भरपूर दे दिया है, तो हमें स्केयरसिटी का अंदाज़ा नहीं है। ये जो यूरोप और अमेरिका वाले हैं जिनको कुछ मिला नहीं है, वो तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं,
और वो रोज भारत सरकार पर आकर ऐसे दबाव डालते हैं कि भारत के कानूनों में संशोधन कर दो और हम ये हिमालय की सब जड़ी बूटी खोद कर ले जाएं, भारत के पहाड़ों से जितना मिले वो ले जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। और इसी व्यवस्था के लिए उन्होंने गेट करार नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत से करा लिया है, जिसमें से रास्ते खुल जाएं ताकि भारत की बेशकीमती जड़ी बूटियां बिना किसी अवरोध के भारत के बाहर चली जाएं। वो तड़पते हैं और इतने सारे रिसर्चर्स वहाँ से आते हैं यूरोप और अमेरिका से, वो एक ही बात के लिए यहाँ काम करते हैं, किस इलाके में क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। भारत सरकार कुछ ऐसे मूर्खता के काम करती है, उनमें से एक काम है फॉरेन फंड से एनजीओज चलाना। विदेशी पैसा लिया और एक ट्रस्ट बना लिया, एक संस्था बना ली, एक एनजीओ बना लिया। तो ये जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं ना, वो उन एनजीओज को थोड़ा डोनेशन देते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे इलाके में क्या क्या है। ये मूर्ख लोग यहाँ थोड़े पैसे के लालच में सूची की सूचियाँ बनाते हैं और यूरोप और अमेरिका को भेजते जाते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। और उनको ये धीरे धीरे पता चल रहा है और धीरे धीरे वो भारत सरकार की बाहों उमेट रहे हैं। चीन इस मामले में थोड़ा होशियार है। चीन की सरकार अपनी जड़ी बूटियों के क्षेत्र में विदेशियों को प्रवेश नहीं करने देती है। वो कहते हैं जो रिसर्च करेंगे वो हम करेंगे, परिणाम भी हम पहले जानेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बताएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सभी परिणाम बताएं। वो थोड़े होशियार हैं। हमारे देश के नेता उनसे थोड़े ज़्यादा मूर्ख हैं। किसी भी विदेशी को बुलाएंगे, आओ दरवाजा खुला है, जो तुम्हें चाहिए सब लूट के ले जाओ। जैसे वो जहांगीर था ना 400 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी को दरवाजा खोल के बुला लिया, वही जहांगीरों के मानस पुत्र आज भी इस देश में है। आ जाओ, किसी का भी स्वागत है। भारत एक धर्मशाला है, सराय जैसा है। हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, जो तुम्हें चाहिए सब ले जाओ। अब मुश्किल क्या हो रही है कि जब बहुत रेयर माने बेशकीमती जड़ी बूटियों पे कहीं काम होता है तो पता चले वो भारत में नहीं है, कनाडा में है। पता चले भारत में नहीं है, जर्मनी में है। पता हुआ भारत में नहीं है, अमेरिका में है। और उनके जर्नल्स जब आते हैं तो वो पता करते हैं, हमको जानकारी देते हैं कि हमने तो इस पर पेटेंट ले लिया, और हम यहाँ ठगे से बैठे हुए रह जाते हैं। अमेरिका ने हल्दी पर पेटेंट करा लिए, नीम पर पेटेंट करा लिए, काली मिर्च पर पेटेंट करा लिए, जीरे पर करा लिए, अजवाइन पर करा लिए, और तो और इडली बनाने के प्रोसेस पर पेटेंट हो गए, सांभर बनाने के प्रोसेस पेटेंट हो गए। हम यहाँ ठगे ठगे से देख रहे हैं। अखबारों में खबर आती है तो पता चलता है। इससे सिद्ध क्या होता है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने उसको ध्यान देना बंद कर दिया, बेदरकारी किया। उनके पास कुछ नहीं है तो वो एक एक छोटी छोटी बात के लिए तरसते हैं। अब ये जो भिन्नता है भारत और यूरोप में, चूंकि सूर्य वहाँ कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं दुनिया में पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही सूर्य है। अगर सूर्य मेहरबान है तो सब कुछ आपके लिए है, और जो सूर्य की मेहरबानी नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस देश में बहुत कुछ ऐसा, तो शायद ऐसे कारण से ही इस देश में आयुर्वेद जन्म लिया होगा। और आयुर्वेद ने जन्म लिया होगा तो ये उतना ही पुराना होगा जितना पुराना भारत है। कुछ विदेशी इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद 2500 साल पुराना। कुछ जर्मन्स लोगों ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 3500 साल पुराना। कुछ ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 10,000 साल पुराना। कोई बोलता है 10,000 साल, कोई कहता है 3500 साल, कोई कहता है 2500 साल। वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये 10,000 साल का किस्सा है, 2-5 हजार साल का किस्सा है, तो वो हनुमान जी गए थे लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाने के लिए, वो किस्सा तो।
और हनुमान जी का किस्सा हम सब जानते हैं, संजीवनी उनको पहचान में नहीं आई तो पर्वत ही उखाड़ के ले आए। तो जो वैद्य थे ना राम जी की सेना के, जिनका नाम था सुषेण, तो वैद्य सुषेण ने कहा मैंने तुमसे एक बूटी मंगाई थी, तो उन्होंने कहा वैद्य जी मुझे समझ में नहीं आती, मैं पर्वत ले आया। और ये कहानी आगे बढ़ती है रामचरितमानस में तो नहीं, रघुवंशम में, कि उस एक छोटे से पर्वत के टुकड़े से कुछ 1000-1200 औषधियां वैद्य सुषेण ने निकाली थी। और उन्हीं औषधियों की ताकत से रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था, और युद्ध में घायल अपने सभी सैनिकों को रात भर में दवाओं का लेपन करके अगले दिन फिर लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। तो हम कैसे कहें कि ये आयुर्वेद 2000 साल 5000 साल, भगवान श्री राम को ही 8.5 लाख साल से ज्यादा हो गए अगर हम हिसाब निकालें। और जो भगवान राम के पहले की बात करें तो भगवान राम खुद ही कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे रघु, दिलीप, वो सभी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, माने जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान था। अगर राम के पूर्वज उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो बढ़ते चले जाएं तो ये समय की सीमा तो रुकती नहीं। तब मैंने अपने मन में संतोष के लिए ये तय मान लिया है कि ये भारत की जड़ी बूटियों का विज्ञान या आयुर्वेद उतना ही पुराना है जितना भारत है। अब भारत की उम्र अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से निकालें तो भगवान आदिनाथ से शुरू होती है, और भगवान आदिनाथ का समय 1-2 साल का नहीं, 1-2 हजार साल का नहीं, कुछ करोड़ वर्षों का है। तो भारत भी कुछ करोड़ वर्षों का है, तो भारत की जड़ी बूटियां भी करोड़ वर्षों की होंगी, क्योंकि भारत में एक चीज जो निश्चित है, बाकी बहुत सारी चीजें बदली होंगी, सूर्य का प्रकाश। ये भगवान आदिनाथ के जमाने में भी होगा और आज सन 2006 में भी है। इस सूर्य के प्रकाश के कारण जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी उस समय भी रही होगी जो आज है। आज शायद कमी आई है, उस समय इससे भी ज्यादा रही होगी, क्योंकि हमने आज जो विकास का रास्ता अपनाया है उसमें इस जैव विविधता का ही, बायोडाइवर्सिटी का ही सबसे ज्यादा नाश हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ें कि भारत और यूरोप में ये अंतर है। अब उनके पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, पेड़ पौधों के नाम पर, जड़ी बूटियों के नाम पर, तो दुनिया से जो मिलेगा उसी से वो अपना काम चलाएंगे। हमारे पास चूंकि सब कुछ है, इसलिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत के जितने महान लोग हुए, जिनके नाम आप सब सुनते हैं, जैसे एक बड़े महर्षि हुए भरद्वाज, जिनको इस देश में आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, या बड़े एक महर्षि हुए चरक, एक थे सुश्रुत, जमदग्नि, काश्यप, ये सब लोग तो आज के नहीं हैं, कुछ तो हजारों साल के हैं, कुछ लाखों साल के। तो इनके पास ये सब ज्ञान जो उपस्थित हुआ वो प्रकृति ने मदद की होगी, और इसलिए इतना सब हो गया। अब वहां पर यूरोप में तो ये कुछ है नहीं, तो वहां किस तरह की चिकित्सा आई होगी, एक उदाहरण देता हूं। ये जो आधुनिक चिकित्सा है, मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम, जिसका पर्यायवाची इस समय है एलोपैथी, इस एलोपैथी का जनक माना जाता है एक ग्रीक व्यक्ति हिप्पोक्रेटिस। आप जानते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है? मैंने हिप्पोक्रेटिस की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, जो उसने ग्रीक में लिखी थी। बाद में अंग्रेजी हुआ, फ्रेंच हुआ, कई भाषाओं में तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, कई लोगों ने उस पर टिप्पणियां लिखी हैं। उसकी फिलॉसफी जरा सुनिए। वो ये कहता है कि शरीर में कोई रोग आ गया तो अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपका जो रक्त है ना, ये प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो शरीर से, इसको निकाल दो। इसके अलावा कुछ और मालूम ही नहीं उसको कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसने ले दे के एक सिद्धांत बनाया कि आपको बुखार हो गया,
तो रक्त प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो। आपको जुकाम हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। आपको फोड़ा हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। माने जो भी कुछ है वो निकाल दो, ठीक है। और यही शायद हिप्पोक्रेटिस के वंशज हैं जो आज किसी का गर्भाशय निकाल देते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, किसी की किडनी निकाल देते हैं, किसी का कुछ भी निकाल देते हैं। और निकालने के पहले हमको कन्विंस करते हैं, देखो ये तो बेकार है, इसमें अब रखा क्या है। अगर गर्भाशय बेकारी होता तो भगवान ने क्यों दिया? गॉल ब्लैडर बेकारी होता तो ईश्वर ने क्यों दे दिया? किडनी बेकारी है तो ये क्यों है हमारे शरीर में? अगर सब कुछ ही बेकार है तो ये शरीर को ही काट काट के फेंक दो, इसको रखने की क्या जरूरत है? ये सब हिप्पोक्रेटिस के पुत्र हैं, उसी को अपना वंशज मानते हैं। हिप्पोक्रेटिस क्या कहता था? कुछ बीमारी हुई रक्त निकालो। वो तो बेचारा रक्त तक सीमित था, इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि अब कुछ भी निकाल दो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, ये हमेशा आप याद रखना। ये जो हिप्पोक्रेटिस ने विज्ञान बनाया, जिसको मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं, इस विज्ञान के शिकार दुनिया भर के लोग हुए, दुनिया भर के लोग। मैं आपको एक नाम सुनाता हूं जो जल्दी आपके समझ में आ जाए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, मालूम है? ये बेचारे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बड़े मेहनती थे। इन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड की गुलामी से आज़ाद कराने में बहुत काम किया, बहुत काम किया। और अमेरिका की प्रजा ने उनके काम को देखते हुए उनको पहला राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका की आज़ादी आई लगभग 1779 के आसपास और पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई? हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत अपना के। क्या हुआ, वो जब राष्ट्रपति हो गए ना तो एक बार उनको बुखार आ गया, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वो तो हिप्पोक्रेटिस के पक्के चेले थे, उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु ने कहा है कि रक्त प्रदूषित हो गया। तो अब बुलाया उन्होंने एक डॉक्टर को, कहा कि मेरे शरीर से दूषित रक्त निकालो। तो वो एक आया डॉक्टर और उनकी दोनों नसें काट गया, दोनों हाथ की नसें काट दी, लेफ्ट और राइट ये वाली। अब नसें कट गई तो खून भल 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 निकलना शुरू, रात भर निकलता रहा। सवेरे वो डॉक्टर जब आया देखने के लिए तो जॉर्ज वॉशिंगटन मरे हुए मिले। ये कहानी है हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत की। जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए इस हिप्पोक्रेटिस के चक्कर में कि खून तुम्हारा खराब हुआ है, काट के निकाल दो। अब इनको पता तो है नहीं कि खून बनाना कैसा, काट के निकालना आता है। और ये तो मैंने एक कहानी सुनाई आपको, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे हजारों राजा यूरोप में, ग्रीस में इसी सिद्धांत के शिकार हुए। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी बताता हूँ, 4वीं शताब्दी की, क्लॉडियस रोम का, वो भी इसी चक्कर में मरा। उसको भी कुछ बुखार आया और उसके डॉक्टर ने आके नस काट दी उसकी, पैर की भी हाथ की भी, कि खून निकल जाने दो सारा, ये खून निकल गया तो अच्छा हो जाएगा। क्लॉडियस मर गया। डेमोस्थनीज एक बड़ा राजा, वो मर गया। एशुनियस मर गया। ऐसे एक नहीं 1,500-2 हजार से ज़्यादा राजा इसी चक्कर में मर गए। ये है मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम। इसने सारी दुनिया को ये सिखाया है कि देखो साइंटिफिक यही है, जो भी है निकालो निकालो, खून है तो निकालो, किडनी है तो निकालो, गॉल ब्लैडर है तो निकालो, ऐसा ये सिस्टम है। अब भारत में क्या है? भारत में तो ये चलने वाला नहीं है और चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको अगर ये पता है कि बुखार आ गया तो बुखार आने का कारण हमें मालूम है, और अगर कारण मालूम है तो औषधि जिंदाबाद है। एक नहीं 84,000 औषधि है, कोई ना कोई काम करेगी उस पर। तो भारत में जब बुखार आता रहा तो औषधियाँ दी जाती रहीं, जड़ी बूटियाँ दी जाती रहीं और हम ठीक होते रहे। इसलिए हमको कभी काट पीट के रक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने रक्त निकाला युद्ध के मैदानों में, ये नहीं कि ब्लेड काट के अपने ही शरीर से।
और हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम रहा होगा। अभी तो आप पहले तो ये मानते थे, मेरे जैसे लोग जो आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं, कि ये जो रामचरितमानस है या राम की कथा है ये सब कल्पना है। और हमारे देश में ये जो वामपंथी लोग हैं ना, लेफ्टिस्ट, वो बहुत चिल्लाते हैं इसमें क्या धरा है, ये तो सब कपोल कल्पना है। लेकिन अभी उन्हीं के मालिकों ने, यूरोप और अमेरिका के बड़े वैज्ञानिकों ने, जो नासा में काम करते हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि ये सब सत्य है। आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए और वो फोटोग्राफ्स भारत के भगवान श्री राम के बनाए हुए समुद्र सेतु के बारे में हैं। मेरे पास भी वो आए हैं। मेरा एक दोस्त नासा में काम करता है, उसने कहा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, सैटेलाइट से उतारे गए हैं, कैमरे से नहीं। और उन फोटोग्राफ से पता चलता है कि आज से इतने लाख वर्ष पहले श्री राम जी ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था। वो पुल आज भी सुरक्षित है। बस इतना ही अंतर है कि पहले वो समुद्र के ऊपर था, अब समुद्र में नीचे है। नीचे कैसे चला गया? हो सकता है पिछले कुछ लाख वर्षों में 2-4 हज़ार बार सुनामी आ गया हो, और सुनामी आता है तो मंजिलों मंजिलों बिल्डिंग डूब जाती हैं, तो ये पुल भी डूब गया हो। लेकिन डूबने के बाद भी वो टूटा नहीं है, सुरक्षित है। और फोटोग्राफ्स बताते हैं और वो साफ दिख रहा है। मेरे पास दुर्भाग्य है कि एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं आपको दिखाता, मेरे लैपटॉप में ये सभी फोटोग्राफ्स हैं। वो बताता है फोटोग्राफ्स कि पत्थर है ना, उनको कीलों से जोड़ा गया है। कीले होते हैं, और कीले इस मेटल के हैं जो लाखों साल में भी पानी में रह के क्षरण नहीं हुए। कहीं कहीं पत्थर के बीच में चूना लगाया गया है, वो साफ दिखता है। सीमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि सीमेंट था भी नहीं। तो चूने और कीले से जोड़े हुए पत्थर अभी तक सुरक्षित हैं, टूटे नहीं हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस पूरे पुल पर क्रैक नहीं है, कहीं भी एक क्रैक भी नहीं है। हम सीमेंट की अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं और आरसीसी का लेंटर डालते हैं, 2-4 साल में ही क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें कोई क्रैक भी नहीं है। और उसकी एक और बड़ी विशेषता है कि वो पुल जो है ना, जेड शेप में है पूरा। जेड बनाते हैं ना अंग्रेजी का, ऐसे है पुल। अभी जो पुल बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा में दीवार खड़ी करते हैं तो डैम बन जाता है, वही पुल जैसा हो जाता है डैम की दीवार। वो जो है ना, ऐसे बनाया गया है। क्यों? शायद इसलिए कि समुद्र के पानी का प्रेशर बहुत होता हो, तो उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ये शेप सबसे अच्छा है। क्योंकि इसमें कई दीवार आ जाएंगी, हर दीवार पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इतनी अकल हिंदुस्तान के लोगों को आज से 8-8.5 लाख साल पहले थी। और जानते हैं इस पुल का डिज़ाइनर कौन? नल और नील, माने द ग्रेट ग्रेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नल और नील, दोनों ने बना दिया पुल। और अब नासा कहता है कि दुनिया को पुल बनाने की टेक्नोलॉजी शायद भारत से ही गई होगी, क्योंकि इसके पहले दुनिया में कोई पुल बना था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो अब उस पुल पर से जाकर राम की सेना वापस आई। नल और नील और राम का एक संवाद है रघुवंशम में। नल नील कह रहे हैं कि हम पुल बना देंगे, आप परेशान मत होइए, पत्थर की मदद से बना देंगे। राम पूछ रहे हैं ये समुद्र के पानी में पत्थर तैरेंगे कैसे? उन्होंने कहा वो आपकी चिंता नहीं, हमारी है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स हम समझते हैं, आप नहीं समझते। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो रघुवंशम में तो वो बराबर बात करते हैं। रामचरितमानस में तो सभी पात्र जो है ना, राम को भगवान मानते हैं, इसलिए बात ही नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, रघुवंशम में सभी पात्र बराबर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सहयोगी हैं। तो वो राम को समझा रहे हैं कि इसकी चिंता आप मत करो, हम कर देंगे। राम पूछ रहे हैं तुम्हारे पास तकनीकी क्या है? तो उन्होंने कहा हम पहले नाव डुबोएंगे, पत्थर ले लेके नावों को डुबोएंगे, डूबते डूबते वो ऊपर तक आएगी, तब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। कितना दिन लगेगा? उन्होंने कहा जो लगे सो लगे, लेकिन पुल बना देंगे।
तो राम जी पूछ रहे हैं कि ये पुल बनेगा तो जाएंगे तो सही, लौट के आएंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि अपनी सेना जो जाएगी वो तो लौट के आएगी, जो रावण की सेना इस पुल पर आई तो ये डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि हमने इसका जो हिसाब निकाला है ना पूरा, आपकी सेना में तो सब बानर हैं। हाँ, और बानर जब चलते हैं ना तो मिनिमम प्रेशर डालते हैं जमीन पर। आपने देखा है ना, उनके पंजे भगवान ने कुछ ऐसे बनाए हैं कि उनका जमीन पर पंजे का टिकना बहुत कम दबाव डालता है, और वो ऐसे अद्भुत ऊर्जा के मालिक हैं सब बानर कि जैसे ही पंजा टिका तुरंत जंप कर देते हैं, और वो कंटिन्यू जंप कर सकते हैं, 1 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो नल नील कह रहे हैं कि हमने पुल का डिज़ाइन ऐसा रखा है कि ये बानर जंप करके तो निकल जाएंगे सब के सब, जो रावण की सेना आई तो ये डूब जाएगा, क्योंकि रावण की सेना में सब राक्षस हैं, राक्षस शरीर में भारी हैं, भारी होने के साथ दबाव ज़्यादा डालते हैं, तो ये पुल टूट जाएगा, वो मर जाएंगे। इसलिए युद्ध में हम विजयी होंगे, हारने का चांस नहीं है। इस क्वालिटी की चीज़ें हैं। अब ये क्वालिटी किसी देश में आई हो तो मैं मान सकता हूँ कि उस पुल को बनाने का मटेरियल उस ज़माने में रहा हो, और उस पुल को बनाने वाले जो लोग रहे, नल नील जैसे पता नहीं कितने, उनको और भी बहुत कुछ ज्ञान आता हो, क्योंकि पुल बनाने में जो उन्होंने चूना घिसा है उसमें कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिलाई गई हैं, उनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान हो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस जमाने का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जड़ी बूटियों का भी ज्ञाता होता होगा, हो सकता है आयुर्वेद भी उसको आता होगा। और राम की सेना में तो वैद्य सुषेण तो मुख्य वैद्य हैं, लेकिन राम जी की सेना में तो थोड़ी बहुत वैद्य की सब कर लेते, सीता जी भी कर लेती, उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान, लक्ष्मण भी कर लेते हैं, राम खुद सीख गए हैं बहुत कुछ। तो इन घटनाओं से मैं कहना एक ही बात चाहता हूं कि शायद ये लाखों साल पुरानी विद्या है, ये 10-20 हजार साल की विद्या नहीं है। और ये लाखों साल पुरानी विद्या टिकी कैसे, आज तक जिंदा है। आज भी हम उन औषधियों का नाम जानते हैं जिनको राम जी जानते थे, वो नाम वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ होगा कि इस विद्या को भारत के लोगों ने जीवन विद्या बना लिया होगा। जीवन विद्या माने जिंदगी के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई, और इसको जीवन विद्या बनाया होगा, तभी इसका नाम आयुर्वेद पड़ा होगा। ये आयु का विज्ञान है, चिकित्सा का नहीं है, रोगों का नहीं है, जीवन का विज्ञान है। और ये जीवन का विज्ञान सिखाया गया होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये शायद घरों में ही संभव है, क्योंकि घर में ही ज़्यादा समय लोगों का बीतता है, तो शायद हर घर भाषी को ये ज्ञान मालूम होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान जो आया वो आज तक चला आया, और इतना अद्भुत है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी सब इससे भरपूर हैं, सबके पास ये भंडार के रूप में है। फिर एक प्रश्न उठता है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ लाखों साल ऐसे चला आया परंपरा से, तो पिछले 1000 साल में ये डूब कैसे गया? इसका महत्व कैसे कम हो गया? कारण क्या रहा इसका? इसका कारण एक कहानी है। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए, उनसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों से पहले मुगल आए, उनसे पहले हूण आए, शक आए, सब ने लूटा इस देश को। और जो बाहर से आया हुआ लुटेरा होता है ना, उसका एक ही धर्म है कि वो यहाँ से जो भी कुछ है लूट कर ले जाए, और वो यहाँ से जो भी कुछ लूट कर ले जाए उसके लिए आवश्यक है कि जिसका वो धन और संपत्ति है वो उसको लूटने के लिए छोड़े। तो हमने शायद ये लूटने के लिए छोड़ा होगा और उन्होंने इसको लूट लिया होगा। हमने इसको लूटने के लिए क्यों छोड़ा होगा? कोई तो कारण होगा इसके पीछे।
तो बहुत दिनों से सोचते सोचते मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद एक कारण ये रहा हो कि हमने प्रकृति की दी गई इस संपदा को अपने पास इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर मान लिया कि हम तो सुरक्षित हैं। जैसे घर में बहुत सारा धन धान्य हो ना तो गरीबी की कल्पना नहीं आती, घर में बहुत सारा पैसा हो ना तो बेरोजगारी की कल्पना नहीं आती, घर में सब कुछ भरा पूरा हो तो अभाव का जीवन क्या होता है पता ही नहीं है। तो यहाँ सब भरा पूरा था, हमें कल्पना ही नहीं थी कि एक दिन ये लुटते लुटते इतना कम हो सकता है कि हमारे लिए विदेशों से लाना पड़े। ये एक कारण रहा हो। ये कारण तो नहीं मैं मानता हूं कि हम कमज़ोर थे और विदेशी हमसे मजबूत थे इसलिए हमको वो परास्त कर गए युद्ध में और हम लुट गए। अगर हम कमज़ोर ही थे तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ से आ गए, महाराणा प्रताप कहाँ से आ गए, शिवाजी महाराज कहाँ से आ गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से आ गई। और पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप में कोई तो यूनिक डीएनए रहा होगा ऐसा तो नहीं है। कोई राजा अपने दुश्मन को बार बार हराए और हराने के बाद हर बार उसे माफ कर दे तो वो तो वीर नहीं महावीर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल तो भारत में ही दिखाई देता है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने दुनिया के बहुत सारे राजाओं का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने दुश्मन को हराया तो जान से मार डाला, छोड़ा नहीं उसको। हमारे यहाँ दुश्मनों को परास्त करते रहे और हर बार माफ़ करते रहे। गलती से एक बार दुश्मन ने परास्त कर दिया तो माफ़ नहीं किया क्योंकि उसके पास वो डीएनए नहीं था। माफ़ करने के लिए जो जिगर चाहिए ना उसके लिए कुछ खास तरह का बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते होंगे, कुछ खास तरह के हार्मोन्स होते होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान में तो होंगे, उनके दुश्मन में नहीं रहे होंगे। तो हम कमज़ोर तो नहीं थे, हमारा इतिहास बार बार बताता है कमज़ोर तो नहीं थे, ताकतवर तो थे। तो फिर परास्त कैसे हुए, हारे कैसे? शायद इसी से जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताती है कि दुश्मन को हराया छोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूँ। वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को, आग को, बीमारी को और कर्जे को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा। फिर भारत की आज़ादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है, हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा। 48 में हराया, छोड़ दिया। 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। 71 में हराया, फिर छोड़ दिया। कारगिल में हराया, फिर छोड़ दिया। और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश में। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया खत्म कर दो। और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको। अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे। इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। शायद कृष्ण को शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान को उतना नहीं रहा होगा। कृष्ण को ये जो ज्ञान था शास्त्रों का, उसी का अंतिम परिणाम था कि कौरवों में से कोई बचा नहीं। शायद पृथ्वीराज चौहान को ये ज्ञान किसी ने दिया होता तो मोहम्मद गौरी पहली बार में ही खत्म हो गया होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये ज्ञान की कुछ कमी रह गई। और आज के व्यवहारिक जीवन में भी हम जानते हैं कि अगर आपने आग को जलता हुआ छोड़ दिया तो वो घर को जला देगी, गांव को भी जला देगी। अगर कर्जे को बकाया छोड़ दिया तो वो कर्जा आपको जिंदगी भर के लिए जर खरीद गुलाम बना देगा। और जो बीमारी को थोड़ा भी छोड़ दिया तो वो आपको पता नहीं किस स्वरूप में पटक देगी ले जाके।
तो ये ज्ञान की कुछ कमी आई होगी हम में, शायद हजारों साल की गुलामी में ज्ञान कम हो जाता होगा। मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। वो बार बार मुझे ये कहते हैं कि देखो, जिस देश में गुलामी आ जाती है, जिस समाज में गुलामी आ जाती है, उस समाज का सब कुछ चला जाता है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनकी परंपराएं चली जाती हैं, मान्यताएं चली जाती हैं, व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, सब कुछ चला जाता है। तो शायद 1200 साल की गुलामी ने ज्ञान में कुछ कमी लाई हो और ये हम सोचना भूल गए हों कि दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। इसी कारण से हम परास्त हुए, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के राजाओं के जो संघर्ष है ना, उसमें भी यही कहानी दिखाई देती है। 1825 में दक्षिण भारत में एक बड़ी रानी है जिसका नाम है कित्तूर चेन्नम्मा। वो अंग्रेजों को परास्त करती है, युद्ध में हराती है और उनको बाइज्जत बरी कर देती है कि जाओ। तो दक्षिण भारत का एक राजा है हैदर अली, जो बार बार अंग्रेजों को हराता है, हर बार छोड़ देता है। उसी का बेटा है टीपू सुल्तान, बार बार हराता है, छोड़ देता है, लेकिन एक बार टीपू सुल्तान हार जाता है तो अंग्रेज उसका मर्डर कर देते हैं, छोड़ते नहीं। तो हम अपने ज्ञान से कहीं वंचित हुए होंगे। दुश्मन को छोड़ना जो हमने सीख लिया, शायद वो हमारी पराजय का बड़ा कारण था। और उस पराजय में हमारे यहाँ सब कुछ चला गया, ज्ञान चला गया तो जड़ी बूटियाँ भी चली गई होंगी, हमारी शिक्षा भी गई होगी, व्यवस्थाएं भी गई होंगी। और फिर जो आधुनिक समय है पिछले 300 साल का, इसमें हम कितने पिछड़ गए अपने इस ज्ञान से। ये ऐसे पिछड़ गए, मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की एक छोटी सी घटना आपको सुनानी है। आप जानते हैं प्रोफेसर बोस का काम क्या था? उन्होंने आधुनिक जगत में ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, और उनकी इसी खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब वो ये प्रयोग कर रहे थे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए लेखों में ये कहा है कि मैंने मेरे घर में कुछ पौधे रखे, आधे आधे उनका बंटवारा किया, एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। अब प्रोफेसर बोस क्या करते थे, सवेरे ही सवेरे सोकर उठें तो एक हिस्से के पौधों को जाकर गालियां देते थे, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सब गालियां देना। और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको वो प्रशंसा करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, रूप रंग बहुत अच्छा है, तुम तो गुणों की खान हो, ऐसा ऐसा रोज बोलते थे। फिर प्रोफेसर साहब खुद अपने लेख में लिखते हैं 6 महीने तक उन्होंने ये किया और दोनों ही पौधों को पानी बराबर दिया, खाद बराबर दिया, समय पर सब कुछ दिया, लेकिन कुछ पौधों को गालियां दी और कुछ को प्रशंसा किया। 6 महीने के बाद परिणाम ये हुआ कि जिन पौधों को गालियां दी गई वो सब सूख गए, सब सूख गए, एक भी हरा नहीं बचा, और जिनकी प्रशंसा की वो 2 गुने से ज़्यादा बड़े हो गए। तो प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि ये पौधे भी गालियां और प्रशंसा को समझते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आज के हिसाब से। भारत को 300 साल अंग्रेजों ने गालियां दिया, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी सभ्यता खराब है, संस्कृति खराब है, तुमको तो कपड़े पहनना भी नहीं आता, तुमको तो खाना खाना नहीं आता, तुमको सभ्यता का कोई रंच मात्र भी अंदाज़ा नहीं है, सभ्यता होती क्या है, विज्ञान नहीं जानते, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम तुमको जो सिखा रहे हैं वही सही है। ये हम सुनते रहे सालों साल। भाई साहब, जब 6 महीने में पौधे सूख गए तो 300 साल में ये भारत भी सूख गया। और इस सूखे हुए भारत ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को इतना गिरा दिया कि हम मानने लगे कि जो कुछ हमारा है वो सब बेकार है, दकियानूसी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विज्ञान सम्मत कुछ नहीं है, और जो यूरोप से आ रहा है वही अच्छा है, वही ताकतवर है। और ये इतना गहरा घुस गया कि हमारा डीएनए बदल गया, हमारा ब्लड बदल गया, शायद हार्मोन्स का बैलेंस चेंज हो गया, शायद बॉडी के केमिकल्स चेंज हो गए। और ये इतना गहरा घुसते घुसते आ गया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक के अंदर
जिन्होंने पब्लिकली कहा कि आयुर्वेद में क्या रखा है, इसको तो खड्डा खोद के जमीन में गाड़ देना चाहिए, जो कुछ है वो एलोपैथी में है। और उन्हीं के एक मानस पुत्र अभी बैठे हुए हैं मनमोहन सिंह, जो अभी लंदन गए थे, ऑक्सफोर्ड में भाषण करके आए और बोला कि हम तो अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए, हमको चिकित्सा दिया, न्याय दिया, प्रशासन करना सिखाया, तकनीकी और विज्ञान का अंतर समझाया। ये मनमोहन सिंह का भाषण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिछले साल का, जो लंदन के अखबारों में छपा और कई अखबारों ने टिप्पणियों गालियां देते रहे। हम भी सूख गए, और सूख गए तो अपनी विद्याओं के प्रति निराशा, अपने ज्ञान के प्रति अविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी, ये सब हो गया इस देश में। और इसी के चक्कर में सब छूट गया, और वो ऐसा छूटा कि विदेशियों का शासन भी आ गया। उन्होंने क्या किया कि धन के प्रवाह की दिशा बदल दी। पहले भारत में जब अपना शासन रहा होगा तो सबसे ज़्यादा रिसर्च आयुर्वेद पे हुआ होगा, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने एलोपैथी को केंद्र बना दिया, और उस एलोपैथी पर ऐसे फंड्स उन्होंने लुटाना शुरू किया कि भारत के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एलोपैथी के हाथ में। आज भी मालूम है 2006 में भारत के बजट में चिकित्सा का जो कुल खर्चा है, एलोपैथी का खर्चा 98% है, और होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, यूनानी बाकी का 2%। जो इस देश की मूल चिकित्सा व्यवस्था थी उसको हमने अलग कर दिया और उसको वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था कहना शुरू कर दिया। जो मूल चिकित्सा व्यवस्था थी वो ऑल्टरनेट हो गई, और जो ऑल्टरनेट होनी चाहिए थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। और इस सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, हमने इस देश में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए एलोपैथी के ऊपर, उसका प्रचार किया, या कहें तो दुष्प्रचार किया। वो दुष्प्रचार इतना घुस गया मानस में कि गांव का भी साधारण आदमी अब इंजेक्शन ही लगवाता है, उससे कम पे उसको संतोष नहीं आता। और जो डॉक्टर 8-10 गोलियां लिख दे तो वो बड़ा डॉक्टर है, और जो एक गोली से ठीक कर दे वो छोटा डॉक्टर है, और जो बिना गोली के ठीक कर दे वो तो मूर्ख है। जो आपको ये समझाए कि भैया ये बीमारी तुम्हारी जीवन शैली की गड़बड़ी से है, तुम जीवन शैली बदल लो, क्या फालतू बात करते हो, आप कोई डॉक्टर हो? और जो आपकी जीवन शैली की बीमारी में 20 गोलियां खिलाए, सवेरे 4 खाना गोली, दोपहर को 4 खाना, शाम को 4 खाना, गोली ही गोली खाना, रोटी मत खाना, रोटी की जगह गोलियां खाना, सब्जी मत खाना, जैसे सब्जी खाते हो ना वैसे गोलियां खाना, भर भर के हथेली, और कहना हम बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि इतनी गोलियां खाते हैं, 500 रुपये फीस लेता है, उस डॉक्टर के पास जाते। ये घुस गया, और ये घुस गया है, अब इसको निकालने की बात है। ये निकलेगा नहीं वायरस तब तक इस देश की चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक रहेगी और बाहर से आई हुई मुख्य हो जाएगी। इस वायरस को निकालना है वो हम सबको। कैसे निकालें? पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखें कि हमारी चिकित्सा पद्धति में बहुत दम है। इसके दम के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए और सुषेण ने जब नाड़ी देखी ये तो गया, अब बचने की कोई संभावना नहीं, तब हनुमान जी को कहा जाके लाओ जल्दी से, मैं कुछ देर तो जीवन बचा सकता हूँ, बाकी आगे की गारंटी नहीं है। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए, और सुषेण ने संजीवनी सूंघाई, खिलाई नहीं, सूंघाई, और लक्ष्मण जीवित हो गए। तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है सूंघने मात्र से वो जीवित हो गए। हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है, और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों साल के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें ये पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता है, रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं, लेपन कर रहे हैं, और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति दुनिया में है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे?
और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां, उसमें से तो एक कहानी मैं बताता हूं। कौरवों की कहानी जानते हो? 100 थे, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? और अद्भुत बात जो समझने की है, वो 100 के 100 सभी पुत्र एक जैसे, ऊंचाई में एक जैसे, चौड़ाई में एक जैसे, लंबाई सबकी बराबर, हाथों की लंबाई बराबर, शरीर सबका एक जैसा, चेहरा सबका एक जैसा। बड़ा मुश्किल पहचानना। तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तभी संभव है, वरना कैसे संभव है? अभी तो हम प्राकृतिक तरीके से जानते हैं कि 2 ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कौरव तो सबके सब एक जैसे। तो शायद उस समय कोई बड़े महान चिकित्सक रहे हों जिन्होंने गांधारी के रक्त में से कुछ निकालकर क्लोन कर दिया हो, या उनके गर्भाशय से कुछ निकालकर क्लोन किया हो, उसमें से ये कौरव पैदा हुए हों। तो ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी तो 5000 साल पहले इस देश में थी। यूरोप तो अभी जान रहा है इसको, और यूरोप अभी तक भेड़ बकरियों पर प्रयोग कर रहा है, यहाँ तो आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ। तो कोई तो दम होगा इसमें। हमारे सुश्रुत संहिता को आप जानते ही हैं, आप में से शायद किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। सुश्रुत संहिता में बहुत साल से पढ़ता रहता हूँ। हालांकि मेरा विषय तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जब जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ता हूँ, माइक्रो लेवल पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वर्णन उसमें हैं, इतने तरह के उपकरणों के वर्णन हैं सर्जरी करने के लिए, क्या आश्चर्य होता है। अगर सुश्रुत संहिता से एक एक उपकरण को निकालकर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सर्जरी में जितने उपकरण हैं उससे कम नहीं है। और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है, फौलाद कहिए, वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें 7 धातुएं हैं ताकि उसमें जंग न लगे। और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सर्जरी के उपकरण भारत में हैं, सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है। तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे। सुश्रुत का समय तो कोई आज का नहीं है, कम से कम 3500 साल का है। उस समय अगर ऐसे उपकरण बनते थे तो कोई तो दम होगा इस देश की चिकित्सा व्यवस्था में, ऐसे तो नहीं है। जब यूरोप में और अमेरिका में शरीर की नस काटकर रक्त बहा दो, यही चिकित्सा है, उस समय इस देश में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी रही। आपको मालूम है, राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाया है। और राइनोप्लास्टी के भारत में 1500 से ज़्यादा केंद्र थे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले तक। उनके स्थान और पूरे वर्णन मेरे पास है और अंग्रेजों के दस्तावेज में से निकाले हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा राइनोप्लास्टी का केंद्र था कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ है? शिमला के आगे, हिमाचल में। और कांगड़ा और उसके आसपास में 700 केंद्र थे जो राइनोप्लास्टी सिखाते थे। दक्षिण में जबरदस्त केंद्र थे राइनोप्लास्टी के। मैसूर स्टेट है ना, मैसूर स्टेट में 150 से ज़्यादा केंद्र थे आज से 200 साल पहले। एक पुरानी कहानी है जो दस्तावेजी है, कल्पना की नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल कूट, वो हैदर अली से लड़ा। हैदर अली ने उसको परास्त किया। परास्त करने के बाद उसकी नाक काट दिया, क्योंकि हमारे राजा ज़्यादा से ज़्यादा यही करते थे, गला नहीं काटते थे, नाक काट दिया, कान काट दिया। क्यों? क्योंकि नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी होती थी। तो नाक काट दिया उसका। कटी हुई नाक लेके वो भागा कर्नल कूट। वो खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि जब मैं युद्ध में हार गया, हैदर अली ने मुझे नाक काट दी, हाथ में लेकर मैं भागा। और हैदर अली की सीमा ख़त्म हुई मैसूर राज्य की, तो बेलगाम नाम का एक गांव आया। वहाँ पर एक वैद्य ने मेरी सर्जरी की। 21 दिन मुझे अपने घर में रखा, सर्जरी करके लेपन लगाया, मेरी नाक जोड़ दिया। और आज मैं पार्लियामेंट के सामने कह रहा हूँ कि भारत के वैद्यों को इतना ज्ञान है, वो ये सब कर सकते हैं। इसलिए हमें भारत में अपने
अपने लोगों को भेजकर ये विद्या सीखनी चाहिए। ये उसका भाषण है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कर्नल कूट के इस भाषण को सुनने के बाद अंग्रेजी सरकार ने तय किया चलो कुछ लोगों को भेजो। तो अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ सर्जरी सीखना शुरू किया। और जो अंग्रेजों ने सर्जरी सीखा है वो लिख रहे हैं कि जो जातियाँ भारत में सर्जरी में मास्टर थी वो सब नाई थे। नाई समझते हैं? बाल काटने वाले, ये सब सर्जन थे 200 साल पहले। हाँ, सब सर्जन थे 200 साल। अब जरा सोचो कि नाई अगर सर्जन रहे हों तो वो पिछड़ी जाति कैसे हुई? अंग्रेजों ने उनको 1881 के सर्वे में पिछड़ी जाति घोषित किया। उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। 1881 में सेंसस हुआ सबसे पहला, और आज तक वो चल रहा है, हर 10 साल में होता है जनसंख्या का गणना। अंग्रेजों ने पहली गणना में नाइयों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया। और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि ये विद्या में इतने ऊंचे हैं, अगर इनको नीचे नहीं लाओगे ये गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हमारी सरकार भी उनको पिछड़ा ही कहती है। उनके हाथ में इतना हुनर है, उंगलियों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो आप देखते हैं ना बाल काटते समय, वो गर्दन भी काट सकते हैं, सोचो ना। और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं, उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते हैं। ये सब बहुत बड़े सर्जन रहे। और आज से 200 साल पहले के दस्तावेज बताते हैं कि कांगड़ा और उसके आसपास, कुर्ग और उसके आसपास, मैसूर और उसके आसपास जितने सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे, उन सब के आचार्य नाई ही थे जातियों। ये सब सर्जन थे। और इन्होंने जो सर्जरी सिखाई है वो हिंदुस्तान के गांव-गांव फैलाई। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे इन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक कानून बनाया जिसका दुर्भाग्य से नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है, नाम उसका इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून में उन्होंने ये तय किया कि भारतीय विद्याओं को सिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गैर कानूनी हैं। तो उन पे ताले डलवाए गए, नहीं डाले तो मरवाया गया, उनको आग लगवाई गई, कितने लोगों को जिंदा जला दिया। वो कहानी सुने तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। ये अत्याचार 100 साल हुआ, उसमें ये विद्या खत्म हो गई। और फिर बेईमान अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ से सर्जरी सीखा और उनके अपने रिकॉर्ड्स में वो सब है। हिंदुस्तान को ये बताया कि देखो हम तुम्हें वापस सिखा रहे हैं। और यहाँ से सर्जरी सीखकर जो डॉक्टर बने लंदन में, उन्होंने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें डिग्री लेने के लिए आज हमारे डॉक्टर जा रहे हैं। और उस प्रमाण पत्र को लाके दरवाजे पे बड़ा टांगते हैं। मैं देखो FRS, उसमें शहद लगा के चाटो तो विटामिन C भी ना मिले। ये स्थिति है, इतना उलट गया सब कुछ। सर्जरी में ये था, मेडिसिन में इससे अद्भुत था भारत। और मेडिसिन में अद्भुत होने का कारण है विशेष किस्म की दवाएं यहाँ पर हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत दवाएं हैं जो आप कल्पना नहीं करें, काम ना करे आपकी कल्पना। मैं आज भी ऐसे बहुत वैद्यों को जानता हूँ जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं। आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे 7 दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप। और ज़्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते हैं। मैं गया हूँ 2 बार, वो 7 दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये, मंगल को ये खाया,